हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम पुनः 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके आने वाले किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम, विशेष रूप से डीआरडीओ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यह आज की हमारी वीडियो का पार्ट 6 है। इसके पहले हमने 5 अलग अलग वीडियोज़ में 25-25 क्वेश्चंस को डिस्कशन किया है। उम्मीद है आपने उन सभी वीडियोज़ को देखा होगा। अगर अभी तक आपने उन सभी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके उन सभी वीडियोज़ को एक बार देख लें। उन सभी वीडियो को देखने से आपको और भी नई नई जानकारियाँ, नई जो है चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जो आपके आने वाले किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक बने रहें। और चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, फेराइट लोहे का शुद्ध रूप होता है। फेराइट लोहे का शुद्ध रूप होता है। फेराइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ये जो है आपके जो हम हीट ट्रीटमेंट करते, जो ये जो होते हैं आपके लोहे के क्या होते हैं, ये यांत्रिक गुण होते हैं। ठीक है, जो हीट ट्रीटमेंट से बनने वाले यांत्रिक क्या होते हैं, गुण होते हैं, फेराइट, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। तो फेराइट इसमें बताया गया है कि फेराइट जो है लोहे का शुद्ध रूप होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कुछ हम पॉइंट इसमें ऐड करके और बता देते हैं कि जैसे कि मैं यहाँ पे दिया कि फेराइट लोहे का शुद्ध रूप होता है। ठीक है, इस प्रकार से पूछा जाता है कि आपसे कि सबसे शुद्ध लोहा कौन सा होता है। ठीक है, लोहा सबसे शुद्ध कौन सा होता है, तो आप याद रखेंगे कि रॉट आयरन जो होता है सबसे शुद्ध लोहा होता है। ठीक है, और सबसे अशुद्ध जो लोहा होता है, मतलब सबसे बेकार जो होता है, वो होता है आपका पिग आयरन, क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। पिग आयरन में कार्बन की रेंज होती है 3 से 5% तक। ठीक है, इसमें जो है आपका कार्बन पाया जाता है, जबकि आपका रॉट आयरन है इसमें 0.02 से लेकर के 0.03% तक ही कार्बन पाया जाता है। तो इस वजह से यह रॉट आयरन आपका शुद्ध लोहा होता है। और इसमें फेराइट की बात करें तो यह भी क्या होता है, लोहे का यह शुद्ध रूप होता है। उम्मीद है आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। और चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राइन के प्रयोग से हार्डनिंग करते समय बुलबुले नहीं बनते हैं। ब्राइन, ऑयल, वाटर, ये सब क्या हैं, आपके क्विंचिंग मीडिया है। मतलब क्विंचिंग मीडिया का मतलब है जो है जैसे हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं तो उसमें जाब को हमें क्या करना होता है, ठंडा करना होता है। तो हमारी जाब की हमें कितनी हार्डनेस चाहिए जाब को, इसके हिसाब से हम उसको क्या करते हैं, हार्डनिंग करते हैं। तो इसी प्रकार से ब्राइन सोल्यूशन भी क्या है, एक प्रकार का क्विंचिंग मीडिया है। और यह कह रहा है कि ब्राइन सोल्यूशन ब्राइन के प्रयोग से हार्डनिंग करते समय बुलबुले नहीं बनते। यानी कि हार्डनिंग के बाद जब हम जॉब की टेम्परिंग करते हैं और तब उसको ब्राइन सोल्यूशन में डाल करके उसको जॉब को हम क्या करते हैं, टेपर करते हैं, तो उस समय बुलबुले नहीं बनते हैं। यानी कि ब्राइन सोल्यूशन जो है आपका सबसे अच्छा जो होता है, ये भी आपको याद रखना है कि जो ब्राइन सोल्यूशन होता है सबसे अच्छा आपका क्या होता है, क्विंचिंग मीडिया होता है। ठीक है, और ये सबसे तेज़ जो है क्या करता है, जॉब को मतलब ठंडा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फास्टनर 3 प्रकार के होते हैं। फास्टनर जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। फास्टनर का काम होता है कि किसी दो पार्ट्स को आपस में क्या करना, जोड़ना। फास्टनर का काम क्या होता है, किसी भी 2 पार्ट्स को आपस में जोड़ना। ठीक है, और ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, परमानेंट, सेमी परमानेंट और टेम्परेरी। एक बार फिर से बता देते हैं आपको, फास्टनर 3 प्रकार के होते हैं। इनका काम होता है 2 पार्ट्स को आपस में जोड़ना। ये 3 प्रकार के होते हैं, परमानेंट, सेमी परमानेंट और टेम्परेरी। ठीक है, यानी कि अस्थाई, अस्थाई, अस्थाई और अर्धअस्थाई, ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जो परमानेंट फास्टनर होता है, जैसे कि वेल्डिंग हो गया, ठीक है, ये आपका किसका उदाहरण है, तो परमानेंट फास्टनर का उदाहरण है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कई बार कि वेल्डिंग किसका उदाहरण है, तो परमानेंट फास्टनर का। सेमी परमानेंट क्या हो गया, तो आपका सोल्डरिंग हो गया। ठीक है, और टेम्परेरी की बात करें तो आपका क्या हो गया, स्टड हो गया। ठीक है, यह आपका क्या है, टेम्परेरी है, नट एंड बोल्ट हो गया। ये क्या आपका अस्थाई फास्टनर है, टेम्परेरी फास्टनर है। तो उम्मीद है ये फास्टनर से चीज़ इतनी क्लियर हो गई होगी आपकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्के बनाने के लिए जर्मन सिल्वर का प्रयोग करते हैं। जब भी सिक्का बनाने की बात होती है तो हम वहाँ पे इसका किसका यूज़ करते हैं, जर्मन सिल्वर का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर का। रेक्टेंगुलर स्लॉट में, मैं नहीं है यहाँ पे मैं होगा। ठीक है, रेक्टेंगुलर स्लॉट में स्क्वायर बोल्ट फिट किए जाते हैं। तो बोल्ट भी आपके हेड के हिसाब से, हेड के शेप के हिसाब से अलग अलग प्रकार के बोल्ट होते हैं। ठीक है, और इनका प्रयोग हम क्या करते हैं कि अब यहाँ पे इस क्वेश्चन पूछा था कि नट और बोल्ट। ठीक है, तो बोल्ट के ऊपर कौन सी थ्रेड कटी है और नट के ऊपर कौन सी थ्रेड कटी होती है, तो आपको कमेंट में आज
आपका आज का ये क्वेश्चन है कि बोल्ट में किस प्रकार की थ्रेड होती है, एक्सटर्नल थ्रेड किस होती है कि इंटरनल थ्रेड होती है, नट में किस प्रकार की थ्रेड होती है, इंटरनल थ्रेड होती है कि एक्सटर्नल थ्रेड, ये आपको आज के कमेंट में हमें बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टीलिन गैस में 92% कार्बन होता है। जो स्टीलिन गैस होती है इसमें 92% तक कार्बन होता है, जबकि रिमेनिंग जो होता है 7 to 8% आपका क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। पुनः एक बार आपको बता देते हैं कि स्टीलिन गैस में याद रखना है आपको कि 92% कार्बन होता है और रिमेनिंग जो होता है आपका 7 से 8% तक क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्क की लंबाई 6 सेंटीमीटर से अधिक होने पर बुझ जाती हैं। आर्क क्या होता है कि जो आपकी टिप और वर्कपीस के बीच की जो लंबाई होती है, आर्क वेल्डिंग में हम क्या करते हैं, जब आपकी वेल्डिंग करते हैं तो टिप और वर्कपीस के बीच की जो उसकी लंबाई होती है, ठीक है, उसी को हम क्या करते हैं, वही आपकी यहाँ क्या होती है, आर्क होती है। और वो कह रहा है कि ये 6 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होगी तो क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये भी आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर का हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, सिल्वेस्टर विधि कृत्रिम श्वास लेने की सरलतम विधि है। सिल्वेस्टर विधि कृत्रिम श्वास लेने की सरलतम विधि है। सिल्वेस्टर क्या होता है, ये क्या है, तो ये प्रकार की जो है अगर कोई व्यक्ति चोटिल हो जाता है और वो अपनी रिस्पिरेशन उसका सही तरीके से नहीं हो रहा है तो हम उस कंडीशन में क्या करते हैं, आपको कृत्रिम श्वास देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम श्वास देने की विधि है, तो वहाँ पे सिल्वेस्टर आपका क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। यहाँ से आपको फर्स्ट इसमें सेफ्टी से संबंधित और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि पूछा जाता है ABC में ए का अर्थ क्या होता है। तो ABC में जो शब्द यूज होता है फर्स्ट मतलब सेफ्टी में, तो जहाँ पे ए का अर्थ होता है एयरवे, बी का मतलब होता है ब्रीदिंग और सी का मतलब होता है सर्कुलेशन। फिर से आपको एक बार बता देते हैं, ABC जो टर्म यूज़ किया जाता है सेफ्टी में, जिसमें ए का अर्थ होता है एयरवे, बी का अर्थ होता है ब्रीदिंग और सी का अर्थ होता है सर्कुलेशन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी प्रकार की एक्सीडेंट होती है, ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई जो घायल व्यक्ति है उसकी जो सांस लेने की जो कंडीशन है वो सही प्रकार से सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो हम देखेंगे कि क्या चीज़, एयरवे, उसके पर उसकी मतलब उसका नाक जो उसका सांस लेने का जो मतलब मार्ग है वो खुला है कि नहीं है, ठीक है, पहले वो हम देखेंगे, चेक करेंगे। तो ये हो गया आपका ए से एयरवे, ठीक है। उसके बाद बी से हो गया ब्रीदिंग, उसके बाद देखेंगे कि वो सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे कि सर्कुलेशन, उसका सर्कुलेशन मतलब हो रहा है कि नहीं हो रहा, बॉडी में वो ब्लड वगैरह रनिंग कंडीशन में है कि नहीं। तो ये आपकी क्या होती है, 3 विधियाँ होती है, ठीक है। ABC, ए स्टैंड फॉर एयरवे, बी स्टैंड फॉर ब्रीदिंग और सी स्टैंड फॉर सर्कुलेशन, ठीक है। तो आपको उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नेटाइट में लोहे की प्रतिशत मात्रा 72% होती है। तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक है, और लिमोनाइट, ये सब क्या है, लोहे के अयस्क है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि मैग्नेटाइट में लोहे का जो मात्रा होती है ये कितनी होती है, 72% होती है। और सर्वाधिक मैग्नेटाइट में ही, यहाँ से क्वेश्चन आपको फिर से घुमा कर पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक लोहे की मात्रा किस में होती है, तो मैग्नेटाइट आपका आंसर होगा, ठीक है। और सबसे कम किस में होती है, तो पायराइट में होता है, लगभग 48 या 50% उसमें आपका होता है। उसके बाद हेमेटाइट की बात करें तो उसमें 60% के लगभग में आपका कार्बन की मात्रा होती है, लोहे की मात्रा होती है, सॉरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। 10 नंबर, हाई स्पीड स्टील में कार्बन की परसेंटेज मात्रा जो होती है 0.7% होती है। हाई स्पीड स्टील में कार्बन की मात्रा 0.7% होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर, क्रोमियम स्टील की हार्डनेस तथा कटिंग एक्शन को बढ़ाती है। जो क्रोमियम अगर किसी भी पदार्थ मिलाया जाता है धातु के में, तो क्या करता है, उसकी कटिंग एक्शन और को बढ़ा देता है, ठीक है। नेक्स्ट है, सोल्डर शीशा और टिन का मिश्रण है। तो आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सोल्डर किसका मिश्रण है, तो टिन और शीशा का मिश्रण होता है सोल्डर, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर, एल्युमिनियम पर वातावरण का दुष्प्रभाव सबसे कम होता है। जो एल्युमिनियम है इसका वातावरण पर इफेक्ट जो है, साइड इफेक्ट जो है बहुत कम पड़ता है। इसी वजह से देखते हैं आजकल जो हम लोग जो है स्टील या एल्युमिनियम की जो है आपकी खिड़कियाँ हो गई, दरवाजे हो गए, ये सब ज़्यादा बना रहा है, क्योंकि इस पर किसी प्रकार का जो बारिश में भीगने से या धूप लगने से इसके ऊपर कोई इसका जो है दुष्प्रभाव नहीं होता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम का प्रयोग अधिक करते हैं। एक एल्युमिनियम से सेम क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ठीक है। यहाँ अब हमको याद आ गया तो यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एरोप्लेन की जो बॉडी होती है या
एल्युमिनियम की क्यों बनाई जाती है, ठीक है। तो एल्युमिनियम की एरोप्लेन की बॉडी जो है एल्युमिनियम की इसलिए बनाई जाती है ताकि एल्युमिनियम क्या होता है, बहुत ही हल्का होता है। तो अगर भारी चीज़ होगी तो उसको उड़ाने में क्या होगी, हमें कठिनाई होगी। तो इस वजह से क्या होता है, एल्युमिनियम की बॉडी को आपको एरोप्लेन की बॉडी को एल्युमिनियम से बनाया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एल्युमिनियम की एरोप्लेन की बॉडी को किससे बनाया जाता है, तो आपका आंसर होगा कि एल्युमिनियम, ठीक है। क्यों बनाया जाता है, तो क्योंकि यह हल्का होता है एल्युमिनियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का एंगल, ठीक है, 70 to 80 डिग्री रखना चाहिए, ठीक है। यानी कि आर्क वेल्डिंग कर रहे हैं तो आपका जो इलेक्ट्रोड होता है, यानी कि जिससे हम जो आपका रॉड होता है, ठीक है, उसका एंगल जो होता है 70 to 80 डिग्री रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूलेंट जाब और वर्कपीस को ठंडा रखता है। कूलेंट जो होता है ना, यह वर्कपीस या जाब को ठंडा रखता है, जबकि लुब्रिकेंट का यूज़ क्या होता है, तो लुब्रिकेंट जो है यह घर्षण और वर्कपीस के तापमान को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बेसिक डिफरेंट है कूलेंट और लुब्रिकेंट में, ये आपको याद रखना है। लुब्रिकेंट का काम क्या है, घर्षण को कम करना, जबकि कूलेंट का काम क्या है, वर्कपीस को ठंडा करना, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बेसिक, ये मतलब ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है, असेंबल किए हुए दो पार्ट्स के बीच के संबंध को फिट कहते हैं, ठीक है। दो असेंबल किए गए दो पार्ट्स के बीच के संबंध को क्या कहते हैं, फिट कहते हैं। फिट आपके मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट और इंटरफेरेंस फिट। पुनः एक बात बताते हैं कि असेंबल किए हुए दो पार्ट्स के बीच के संबंध को हम क्या कहते हैं, फिट कहते हैं। फिट मुख्यतः आपके 3 प्रकार के होते हैं, क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट और इंटरफेरेंस फिट। क्लियरेंस फिट जैसे कि आपके क्या उदाहरण है, जैसे कि रनिंग फिट, ठीक है, या आपके हो गए स्लाइडिंग फिट, ये आपके क्या है, क्लियरेंस फिट के उदाहरण है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि रनिंग फिट किसका उदाहरण है या स्लाइडिंग फिट किसका उदाहरण है, तो ये आपका होगा क्लियरेंस फिट। उसके बाद ट्रांजिशन फिट हो गया, जैसे कि पुश फिटिंग होता है, ये आपका ट्रांजिशन फिटिंग का उदाहरण है। और उसके बाद इंटरफेरेंस फिट की बात करें तो फोर्स फिटिंग हो गया, ये आपका क्या है, ये इंटरफेरेंस फिट का, या ड्राइविंग फिट हो गया, ये आपके किसके उदाहरण है, इंटरफेरेंस फिट के उदाहरण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोडक्शन शॉप में सेंटर लेस ग्राइंडर का प्रयोग करते हैं, जहाँ पे प्रोडक्शन अधिक करना हो, यानी प्रोडक्शन शॉप जहाँ पे भी है, ठीक है, जहाँ प्रोडक्शन अधिक मात्रा में हो रहा है उसी को तो हम प्रोडक्शन शॉप कहेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे हम कह रहा है कि सेंटर लेस ग्राइंडर का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेस टूल को शार्प करने के लिए पोर्टेबल इलेक्ट्रिक ग्राइंडर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेथ के मशीन के जो टूल होते हैं, जो कटिंग टूल्स होते हैं वगैरह होते हैं, उनको शार्प करने के लिए उनके वो ब्लंट हो जाते हैं बहुत समय तक यूज़ करने के बाद, मतलब कि उनकी जो धार है, उनकी कटिंग एफिशिएंसी वो ख़राब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो उसको फिर से हम तेज़ करने के लिए, पूरा प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक, ठीक है, पोर्टेबल इलेक्ट्रिक ग्राइंडर का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर का। हमारा नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, स्क्रैपिंग के समय हाई स्पॉट को हटाने के लिए स्ट्रेट एज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है स्क्रैपिंग से संबंधित, ठीक है। यहाँ पे आपका आज का आपका क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन कि स्क्रैपर का एंगल कितना होता है और ये किस मटेरियल से बनाया जाता है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर का। ट्रैवलिंग स्टडी का दूसरा नाम फ्लोर स्टडी है, ठीक है। जो ट्रैवलिंग स्टडी होता है ना, ये क्या होता है, आपके सपोर्टिंग मतलब लेथ मशीन पे यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। किसके लिए, जाके जाप को हम क्या लंबे जाप को क्या करने के लिए, इन सब मतलब कि सपोर्ट करने के लिए। तो इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसको हम कैरियर्स पे, ये भी आपका यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ट्रैवलिंग स्टडी का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। तो इसको हम इसका यूज़ करते हैं कैरियर्स पे रख के, इसको क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और इसका दूसरा नाम हो गया फ्लावर स्टडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका कितना नंबर है, 22 नंबर। ड्राइविंग प्लेट का दूसरा नाम कैच प्लेट है, ये भी आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ड्राइविंग प्लेट का दूसरा नाम क्या है, तो ये आपको क्या याद रखेंगे कि कैच प्लेट है, ठीक है। नेक्स्ट है 4 जार चक को डाक चक या इंडिपेंडेंट चक, इंडिपेंडेंस नहीं है, ये इंडिपेंडेंट कह सकते हैं, ठीक है। आपका 4 जार चक का दूसरा और कौन सा नाम है, तो डाक चक और इंडिपेंडेंस चक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। सतह की सरफेस फिनिश को माइक्रोन में मापा जाता है, यानी कि माइक्रोन क्या होती है, यह बहुत छोटी यूनिट होती है। तो हम ताकि तो बहुत छोटी यूनिट से अगर हम मेजरिंग करेंगे तो बहुत हम अधिक एक्यूरेसी प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना कि सतह की फिनिशिंग जो होती है, ठीक है, वो किससे मापी जाती है, तो माइक्रोन से मापी जाती है। सतह फिनिश के लिए भी अलग अलग हम सिंबल यूज़ करते हैं, जैसे कि 1 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, ऐसे कर्व लाइन, ठीक है। तो आप आगे हम आपको बताएंगे सरफेस फिनिश से एक मतलब चैप्टर सोच रहे हैं हम चैप्टर वाइज आपकी वीडियोस प्रोवाइड करने के लिए,
तो अगर आपको चाहिए किस प्रकार की आपकी डिमांड है, कि किस प्रकार के क्वेश्चन आप चाहते हैं, टॉपिक वाइज MCQ शुरू करिए या टॉपिक वाइज आपकी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी शुरू कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि अभी हमारे पास हमें लगभग 60 से 70 दिनों का समय है। आराम से हम अपनी प्रिपरेशन हम अपनी बूस्ट कर सकते हैं और तैयारी को और अच्छी कर सकते हैं। तो आप हमें अपने सुझाव आप हमें कमेंट में मेंशन करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर का, और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है। हेक्साब्लेड की टेम्परिंग के लिए पीला रंग होना चाहिए, ठीक है। इसकी पहले वाली वीडियो में यानी कि कल की वीडियो में हमने ये बताया था कि जो आपका किसके लिए बताया था, सॉरी, वो आपको बताया था कि हल्का पीला रंग होना चाहिए किसके लिए, रिमर के लिए नहीं, किस, ठीक है, सॉरी, मैं क्वेश्चन भूल गया हूँ, ठीक है। उसमें उसका आंसर था कि क्या चाहिए, हल्का पीला रंग, ठीक है। वैसे ही आज का हमारा क्वेश्चन है 25 नंबर का कि हेक्साब्लेड की टेम्परिंग करनी हो, ठीक है, और वहाँ पे आपके पास मतलब ऐसा होता है ना कि जब भी हम क्या कहते हैं शॉप में काम करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे पास मिसिंग होती है, नहीं होती है, तो हमें क्या, फिर भी हमें क्या करना है, काम करना होता है। तो उस कंडीशन में आप एक कुशल कारीगर होने की वजह से आपका क्या मतलब किस प्रकार की अगर जानकारी है तो आप चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। तो दिया है कि हेक्साब्लेड की टेम्परिंग के लिए पीला रंग होना चाहिए। अगर आपके पास मेजरिंग कोई भी ऐसा नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे आप तापमान को माप सके, ठीक है, तो उस समय में क्या करेंगे, हम आपके वर्कपीस को उसके कलर के हिसाब से देख करके हम क्या कर सकते हैं, उसको टेपर कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आपका पीला रंग हो जाए, हेक्साब्लेड की टेम्परिंग करनी हो, और हेक्साब्लेड का रंग जब पीला हो जाए तो आप उसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, उसकी टेम्परिंग कर सकते हैं। और अगर तापमान की बात करें तो इसके लिए 235 डिग्री यानी कि 235 डिग्री सेल्सियस तापमान पे इसको क्या करते हैं, हेक्साब्लेड की टेम्परिंग करते हैं। अगर टेम्परेचर मापने वाला कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो आप उसके उस समय आप उस जाव के रंग को दे करके भी हम टेम्परिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आज की वीडियो में हमने कवर किए हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और आज आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।